बेटा अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रीफ में मैं आप इस चैप्टर को समझा देती हूँ। सेल क्या होता है? सेल जो होता है वो हमारी बॉडी में, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके नोट्स में भी मिलेगा आपको, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसे। मतलब बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी की शेप है वो छोटी छोटी सेल्स के जुड़ने से आपस में जो स्ट्रक्चर बना वही आपकी बॉडी को प्रॉपर मतलब शेप दे रहा है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शन, सभी फंक्शंस बॉडी के अलग अलग सेल्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं। लिवर में अलग सेल्स होंगी, ठीक है, हाँ, लंग्स में अलग सेल्स होंगी, तो अलग अलग सेल्स के थ्रू बॉडी के सभी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। 17th सेंचुरी में, मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी। प्लांट सेल डिस्कवर की थी। प्लांट की जो बाक होती है, ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, उसको उतारा रॉबर्ट हुक ने और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप का ये मतलब है। तो उस माइक्रोस्कोप के अंडर जब उस ट्री की बाग को देखा तो देखा कि उसमें ना हनी कॉम्ब, ऐसे हेक्सागोनल शेप होती है ना, हनी कॉम्ब, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इस तरह की शेप वाले बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे रूम की तरह, ये दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, इन्हें सेल्स बोला। तो इसका मतलब प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, छोटे छोटे यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे रूम्स जिन्हें हम सेल कह सकते हैं, किसी भी छोटे रूम को सेल बोलते हैं, तो इसीलिए इनका नाम सेल्स रख दिया गया, ठीक है। तो छोटी छोटी सेल्स के जुड़ने से ये पूरा का पूरी बाग बनी हुई थी ट्री की। तो इस तरह से सबसे पहले सेल्स डिस्कवर हुए थे और इनके चारों तरफ एक बाउंड्री भी थी, हर सेल के चारों तरफ, उस बाउंड्री को सेल वॉल बोला गया। हनी कॉम्ब की तरह सेल का पहली सेल जो कि ट्री की बाग से ऑब्टेन की गई थी उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अब सेल के बारे में और बातें। सेल जो होते हैं वो नंबर में, शेप में, साइज़ में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग नंबर में, मतलब किसी में कम सेल्स होती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती हैं। जैसे एक एग्जांपल अमीबा और अर्थवॉर्म का ही ले लिया, दोनों ही बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। अर्थवॉर्म तो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, अमीबा तो नज़र भी नहीं आते, इन्हें तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है। आपने लोअर क्लासेस में इस तरह से अमीबा की शेप भी पढ़ी होगी, 6th में पढ़ी होगी। तो ये इस तरह से अमीबा होता है, यहाँ बुक में भी बना हुआ होगा आपके अमीबा, ये रहा, ठीक है। तो ये एक ही सिंगल सेल होती है, तो बहुत बड़ा कर दिखाया हुआ है बुक में, अदरवाइज ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है। तो एक ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नेम बताइए, तो यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक एक ही सेल से बनी हुई है। और कई बार एग्जाम में पिक्चर्स आ जाती हैं और आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि ये कौन सा है, ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है और ये अमीबा है। इसी तरह से जो अर्थवॉर्म था, देखने में है भी वो भी बहुत छोटा, लेकिन सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि अर्थवॉर्म की बॉडी बड़ी सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो अर्थवॉर्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेज़, बाकी सारे छोटे मोटे कीड़े भी बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर तो सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज और बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये 3 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखिए। सेल की शेप अलग अलग होती है। इवन एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारे में इस तरह की इतनी सारी सेल्स मिलेंगी। ये लीवर की सेल्स हैं, ये फैट सेल्स हैं, ये मस्कुलर सेल्स हैं, ये नर्व सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में। ये अमीबा की एक सिंगल सेल बताई हुई है और ये क्लेइडोमोनास, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी की एक सिंगल सेल होती है ये, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, अलग अलग जगह पर ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। जैसे पेपर में जनरली नर्व सेल्स के बारे में आता है, नर्व सेल्स का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, लॉन्ग थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर क्यों होता है नर्व सेल्स का, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नर्व सेल्स होती हैं वो जो कि ब्रेन से सारी बॉडी में मैसेजेस लेकर आती हैं, ठीक है। तो इन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मैसेजेस को ट्रेवल करना होता है, इसलिए इनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास सेल साइज़। अलग अलग सेल्स का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, मतलब एक न्यूमोनिया फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, उसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम PPLO, प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ओनली 0.1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन साइज़ होता है माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी सेल है उसका। और ये जो 1 माइक्रोन होता है ये कितना होता है, ये 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 1 मीटर का
10 लाखवां हिस्सा बहुत छोटा होता है 1 माइक्रोन, और उससे भी छोटा साइज़ होता है माइक्रोप्लाज्मा की एक सेल का, ठीक है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच जो बर्ड है उसका जो एग होता है उसकी सेल सबसे बड़ी सेल है 170 मिलीमीटर, ठीक है। तो 170 मिलीमीटर जितना, 170 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ये 17 सेंटीमीटर्स, जो कि हमारे स्केल से भी बड़ा होता है, जो छोटा स्केल होता है उससे भी बड़ा। तो इतना बड़ा एक जो एग होता है ऑस्ट्रिच का, और वो पूरी एक ही सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम हैन के एग पर। हैन का जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच के एग जितना नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। 60 मिलीमीटर इसका साइज़ होता है, पेपर में आ जाता है ये भी। इसके सेल पार्ट्स के बारे में अगर हम इसे ब्रेक करें, इसके आउटर पार्ट में जो शेल होती है जिसे एग शेल बोलते हैं, अगर हम इसे ब्रेक करें तो इसके सेंटर में येलो कलर का पार्ट देखने को मिलेगा जिसे यॉक बोलते हैं। उसके चारों तरफ ये जेली लाइक फ्लूइड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और एल्ब्यूमिन और यॉक यही पार्ट हैं एग के जो कि फूड रिजर्व करते हैं, मतलब यही पार्ट जो है हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, एल्ब्यूमिन और यॉक को मिला के। साइटोप्लाज्म से इसलिए बोला जाता है, सेल वर्ड साइटो वर्ड ही सेल, एक ही बात है साइटो और सेल। तो सेल के अंदर, साइटो के अंदर का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सेल्स के साइज़ दे रखा है। तो इसमें मेनली आपको ऑस्ट्रिच और हैन का पता होना चाहिए, बाकी आप जितने लर्न कर सके कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और जो जैसे रेड ब्लड सेल्स, ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात हो गई। इसमें नर्व सेल का साइज़ आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी में चीक सेल निकाली गई है। अपने माउथ में से अगर आप कोई टूथपिक वगैरह लेकर थोड़ा सा फ्रॉदी सा मटेरियल अगर आप हल्का सा स्क्रैच कर बाहर निकाल दें, तो उसे एक ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखो और माइक्रोस्कोप से उसे देखो। एक ना स्टेन लगाना पड़ता है जब भी हमें इन सेल्स को देखना हो, ठीक है। तो एक केमिकल, इस केस में मिथाइलिन ब्लू केमिकल का यूज़ होता है। पेपर में कई बार ना केमिकल के नेम आ जाते हैं कि अगर आपको चीक सेल देखनी है तो कौन सा केमिकल यूज़ होता है, मिथाइलिन ब्लू, ओके। तो जब मिथाइलिन ब्लू इसके ऊपर लगा देंगे हम उस ग्लास स्लाइड के ऊपर, कांच की स्लाइड होती है उसके ऊपर, तो कुछ 1 मिनट के बाद जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें अपनी चीक सेल्स की ऐसी शेप नज़र आएगी। ऐसे ही अनियन का जो ऊपर का वाइट सा पोर्शन होता है उसकी अगर सेल्स देखनी है माइक्रोस्कोप से तो वो ऐसी नज़र आएंगी। और उनको देखने के लिए हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना पड़ता है, सैफ्रेनिन, ओके। नेक्स्ट जो है ये हमारी रेड ब्लड सेल्स की शेप है। अगर हमें वो देखनी है तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये 9th क्लास में स्लाइड्स बनाना सिखाया जाता है बेटा, तो ये आप वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर जनरली केमिकल वगैरह ही पूछ लिए जाते हैं कि अलग अलग सेल्स को देखने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज़ होता है। इसका याद रखना, मिथाइलिन ब्लू चीक सेल को देखने के लिए, और इसका सैफ्रेनिन याद रखना। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में है, ठीक है। सेल में मेनली सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के अंदर का पार्ट साइटोप्लाज्म, और सेल का सेंटर जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। और ये सेल ऑर्गेनेलीज ही हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हम सबसे पहले सेल के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ये बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये किसको सराउंड कर रही है, जो अंदर का लिक्विड है ना सारा, ठीक है, उसे सराउंड करे। इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है, साइटोप्लाज्म भी और प्रोटोप्लाज्म भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, जो सेल के चारों तरफ बाउंड्री क्यों है, ये क्या काम करती है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर जाएगी बाहर जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अब एक बात और, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, लेकिन प्लांट्स में, फंजाइज में और बैक्टीरिया में इन सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एडिशनल बाहर कवरिंग होती है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ये देखो, ये एक एडिशनल कवरिंग और है ना, ये प्लांट सेल की पिक्चर है। तो ये जो एडिशनल कवरिंग है इसे सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल को ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। तो सेल वॉल पेपर में आ जाता है। सेल वॉल किस किस में होती है, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में होती है।
ओके, आगे साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये सेल के अंदर का सारा पार्ट है, पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटे, देखो ये है सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा साइटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस भी जोड़ दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो अब जो ये साइटोप्लाज्म है ये किस किस से बना होता है, ये प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, मिनरल से, इन सब में सेल के अंदर अपने आप जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना पहले ब्रेक होता है ना, जैसे मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया तो वो शॉर्ट मतलब अपनी सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, लेकिन सेल्स के अंदर जाकर यही ग्लूकोज दोबारा से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब बनाते हैं जो कि सेल के अंदर स्टोर रहते हैं। ओके, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इन्हें एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। एनाबॉलिक मतलब जुड़ते हैं यहाँ पर दोबारा से सारे न्यूट्रिएंट्स और सेल के अंदर के प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट्स मिलते हैं तो पूरा साइटोप्लाज्म या कह लीजिए न्यूक्लियस भी पूरा प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं ये। अब न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन काम करता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल में काम करता होता है। और कई सेल्स में ये पेरीफेरी होता है, बॉर्डर पर भी होता है। जनरली सेल्स में सेंटर में होता है, लेकिन कई बार ये कॉर्नर पर भी होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ के मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट को हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। और जब कोई भी नया यंगवन बनना हो तब जब ये सेल्स जो होती हैं तब डिवाइड होती हैं, ब्रेक होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप बहुत हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यही लिखेंगे कि जब कोई नया यंगवन बनना होता है तो ये सेल्स डिवाइड जब होती हैं तो ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, एक तरह से ठंडे हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से, जब ये जीन्स एक पेरेंट से बच्चों में जाते हैं तो कैरेक्टर्स जो हमारे हैं पेरेंट्स के वो बच्चों में ट्रांसफ़र इन्हीं जीन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है।